उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, प्रमुख पक्षी विहार, ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था। भारत के संदर्भ में भी थोड़ा सा चर्चा की गई थी ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए जरूरी है, इसलिए सरकार इसका संरक्षण करती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। समय समय पर तमाम प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए गए ना, और तमाम प्रकार की घोषणाएं की गई। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एजेंडा 21, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ना, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट, या कब कब कौन कौन से सम्मेलन स्थापित आयोजित किए गए थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। फिर उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तार से पढ़ा कि कौन सा वन्य जीव विहार कहाँ पर है, कौन सा पक्षी विहार किस जिले में है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, सबसे पहला वन्य जीव विहार कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े। उसके बाद थोड़ा सा इसमें से 2-3 चीज़ें कल रह गई थी, उसे हम कंप्लीट करते हैं। फिर आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं खनिज संपदा, ये भी एक प्रकार से देखें तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। हमें उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी जब पढ़ना होता है तो ये सारे इसमें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मतलब ये टॉपिक सब पढ़ना पड़ेगा ना। तो कल थोड़ी सी 2-3 चीज़ें फैक्ट और मुझे बताना था, लेकिन टाइम समाप्त होने के कारण बता नहीं पाया था, तो इसलिए उसको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया था पक्षी विहार, वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। एक तो चीज़ छूट गई थी। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स कभी नाम सुना है तुम लोगों ने? रामसर साइट्स, इसे आर्द्र भूमि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कुछ ऐसी झील हैं या आर्द्र स्थल हैं जो पर्यावरण या प्रकृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए रामसर एक स्थान का नाम है। वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन के आधार पर रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और उसी के आधार पर रामसर साइट्स घोषित की जाती हैं। ठीक है, तो भारत ये कौन घोषित करता है? यूनेस्को घोषित करता है। ठीक है, ये तो जो रामसर साइट्स है उसमें उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में, और दूसरे उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कभी भी पूछ सकता है कि रामसर स्थल के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के में कौन सा स्थान रखता है, या ये पूछ सकता है कि भारत में कौन सा राज्य रामसर स्थलों में दूसरा स्थान रखता है ना। तो पहला अगर हमें पता है तमिलनाडु है, तो दूसरा उत्तर प्रदेश भी पता होना चाहिए ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर उसमें 2-3 तरीके क्वेश्चन उसमें भी बनाया है। पीसीएस में तो बना चुका, पता नहीं वनडे में हो सकता है कभी बना दे। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं? 10। उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी रामसर साइट्स हैं? 10। ठीक, अब उन 10 का नाम भी पूछ सकता है। किस तरह से पूछ सकता है कि 10 का तो नाम नहीं पूछेगा, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन बना देगा, कह देगा निम्नलिखित में कौन सा स्थल रामसर साइट्स के अंतर्गत नहीं आता। एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे तरीके से इस तरह बना सकता है कि एक क्वेश्चन दे दे, फिर दे दे निम्नलिखित में से कौन से स्थल रामसर में आते हैं, फिर उसमें दे दे 1, 2, 3, 2, 3, 4, इस तरह करके क्वेश्चन भी बना देता है ना। तो हमें उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि कौन कौन से रामसर स्थल हैं। ठीक, फिर 1-2 फैक्ट और है। जैसे उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी पार्क, पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया था? उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया था? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया था? ग्रेटर नोएडा में। फिर एक फैक्ट और है, उत्तर प्रदेश का पहला लायन सफारी पार्क, लायन सफारी पार्क, उत्तर प्रदेश का पहला लायन सफारी पार्क कहाँ बनाया गया था? इटावा में, इटावा में। ठीक है, फिर एक चीज और छूट गई थी कल, उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने कल देखा था राष्ट्रीय उद्यान ना, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार ना, इसी तरह
जैसे जब पर्यावरण हम विस्तार से जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ देखते हैं कि पर्यावरण को या ये कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के दो तरीके होते हैं। एक को कहा जाता है एक्स सीटू, एक को कहा जाता है इन सीटू। ठीक, इन सीटू का मतलब होता है जो जानवर या वृक्ष या पौधे जहाँ पर हैं वहीं पर उनका संरक्षण किया जाए। ठीक, तो उसमें राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, वन्य जीव विहार हो जाएगा, पक्षी विहार हो जाएगा। ठीक, दूसरा होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब होता है कि किसी दूसरे स्थान पर की पर्यावरण का संरक्षण करना। जैसे हम लोग देखते हैं चिड़ियाघर देखे हो, उसी को कहा जाता है प्राणी उद्यान। मतलब कि कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को लाकर उनका संरक्षण किया जाता है, उन्हें पाला जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, तो उसे कहा जाता है प्राणी उद्यान। ठीक, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 प्राणी उद्यान हैं इस समय। एक जैसे तुम लोग देखोगे लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। लखनऊ में कौन सा है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। कहाँ पे है? लखनऊ में है। फिर दूसरा लखनऊ चिड़ियाघर, उसे लखनऊ चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। पहले वाले को लखनऊ चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। दूसरा कानपुर में है, कानपुर चिड़ियाघर। ठीक, तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बाद में बनाया गया है, इसलिए उसका नाम पूछ सकता है कि शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ है उत्तर प्रदेश में? कहाँ पे है? गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर में। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कल छूट गए थे, उसको आज हम लोग जाने। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि, पशुपालन, वन, खनिज संपदा। ठीक, ये भी पर्यावरण एवं परिस्थिति का ही पार्ट मान सकते हैं। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी हमें थोड़ा सा पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं उत्तर प्रदेश में मृदा संसाधन या उत्तर प्रदेश की मृदाओं का वर्गीकरण। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है ना कि लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है या किस जिले में पाई जाती है, काली मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है ना। तो गुजरात तुम राज्य का बताने लग गए, हमें जब उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें हमें जिले के बारे में पता होना चाहिए कि किस जिले में लाल मिट्टी है, किस जिले में काली मिट्टी है ना। तो थोड़ा सा ब्रीफ में, हम इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार कौन कौन सी मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जब हम भूगोल पढ़ रहे थे, उसके भौतिक परिदृश्य पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर प्रदेश का जब हम मैप देखते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहले को कहते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं तराई क्षेत्र क्या है? जो हिमालय से लगा हुआ या उत्तराखंड से लगी हुई जो सीमाएं हैं, जो निचला क्षेत्र है तराई, उसी को तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो मतलब कि हिमालयी क्षेत्रों से लगा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र या भाबर क्षेत्र। ठीक, दूसरा जो उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाता है उसे कहा जाता है मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र क्या है? जो गंगा का दोआब, इसे गंगा का दोआब भी कहा जाता है। गंगा का दोआब एकदम मतलब जो पूरा मैदानी क्षेत्र है। दूसरा विभाजन उसके आधार पर करते हैं। तीसरा विभाजन क्या है? दक्षिण का पठारी भाग क्या है? जो हमारा मैदानी क्षेत्र के आगे चल के जो हिस्सा मिलता है उसे हम कहते हैं विंध्य का पठारी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसमें विंध्याचल की पहाड़ियां और बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको दक्षिण का पठारी भाग। ठीक, तो जब 3 भौतिक रूप से उत्तर प्रदेश 3 रूपों में बढ़ गया ना, तो इसकी बनावट, जो यहाँ की मिट्टी है उसकी बनावट भी अलग अलग प्रकार की है। इसलिए जब मिट्टी हम पढ़ते हैं तो इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर इसका बंटवारा करते हैं कि ये भाबर और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। तो भाबर और तराई क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लो कि हिमालय क्षेत्र है,
हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेंगी, इन क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी ना। तो जब से पृथ्वी बनी या जब से हिमालय का निर्माण हुआ तब से ये सारी क्रियाएं चल रही हैं। तो धीरे धीरे वहाँ उस क्षेत्र में क्या हुआ, हिमालय से जब नदियाँ आती हैं तो पत्थर अपने साथ लाएंगी, मोटी बालू लाएंगी, मलबा लाएंगी ना। तो वो धीरे धीरे करके एक क्षेत्र का रूप ले लेता है ना। तो जो मोटी बालू, बजरी या हिमालय नदियों के द्वारा लाए गए गाद से जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसे हम कहा जाता, उसी को कहते हैं भाबर एवं तराई की मृदाएं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मोटी ककड़ीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे कंकड़ ज़्यादा मिलते हैं मिट्टियों में, ठीक। भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र वही है कि जो हिमालय से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक। फिर दूसरा मध्य का मैदानी क्षेत्र। मध्य का मैदानी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है, यमुना नदी प्रवेश करती है ना। तो धीरे धीरे ये मैदानों का निर्माण हुआ इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से, बालू से ना। तो ये क्षेत्र माना जाता है गंगा का द्वाब क्षेत्र, जो कृषि के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसकी मिट्टी को दो भागों में बांट देते हैं, एक को कहते हैं खादर और बांगर। खादर और बांगर, खादर क्या है और बांगर क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। खादर क्या है और बांगर क्या है। तो बांगर क्या है, जो प्राचीन पुरानी नदियों के प्रवाह से जो पुराने समय में आया है, गाद मिट्टी और उसका बालू, मिट्टी, कंकड़ जो भी आया उससे जो निर्मित होता है उसे हम कहते हैं बांगर क्षेत्र। और जो नई मिट्टी से गंगा, यमुना या जो भी नदियां लेकर आती हैं उससे जिस जमीन का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं खादर। तो हमें सिर्फ इतना क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि नवीन जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है, ठीक। तो खादर मृदा को भी नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है, ठीक। मैदानी क्षेत्रों में कुछ मिट्टियों में अब जो आधुनिक युग है, जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कृषि में कैसे बदलाव आया, भारत में कृषि क्षेत्र में कैसे बदलाव आया, हरित क्रांति आई, टेक्नोलॉजी आई, उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे देश की खेती है वो किस तरह से प्रभावित हुई, मिट्टी किस प्रकार से प्रभावित हुई ना। तो वो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। लेकिन हमारे कुछ जिलों में इस तरह की मिट्टियां भी पाई जाती हैं जिसे कहते हैं लवणी एवं क्षारीय मृदाएं। मैदानी क्षेत्र में ही कुछ क्षेत्रों पर लवणी एवं क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे हो गया तुम्हारा अलीगढ़, जैसे तुम्हारा हो गया कानपुर, जैसे हो गया तुम्हारा मैनपुरी, अलीगढ़, कानपुर, ठीक। इन क्षेत्रों पर जो मृदा पाई जाती है उसमें लवणीयता ज़्यादा है। क्यों हो गई ज़्यादा, क्योंकि इन क्षेत्रों में उर्वरक का प्रयोग बहुत तेजी से हुआ हरित क्रांति के दौरान। हरित क्रांति के दौरान बहुत ज़्यादा उर्वरक प्रयोग होने से, बहुत ज़्यादा सिंचाई प्रयोग होने से वहाँ की मृदाएं इस समय लवणी एवं क्षारीय हो गई हैं। इससे क्या होता है, कृषि की उपजाऊपन प्रभावित होता है, ठीक। फिर मरुस्थलीय मृदाएं किन जिलों में पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम कल पढ़ रहे थे कि हमारे प्रदेश से राजस्थान की भी सीमा लगती है। राजस्थान को हम जानते हैं कि वो मरुस्थल है ना। मरुस्थल से कुछ चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो मिट्टी भी हमारे प्रदेश की प्रभावित हुई है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है किन जिलों की मृदा मरुस्थलीय है, उनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, मुख्य रूप से मथुरा, आगरा और अलीगढ़। मथुरा और आगरा खास तौर पे क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मथुरा और आगरा में की सीमाएं राजस्थान से भी लगती हैं ना। तो यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा, ठीक। फिर अगला है दक्षिण के पठारी भाग की मृदा, दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। अब इसमें हम मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र शामिल करते हैं, इसमें दक्षिण के पठारी भाग की मृदा में जो क्षेत्र शामिल होंगे उसमें मुख्य रूप से अपना बुंदेलखंड शामिल होगा, मिर्जापुर का क्षेत्र शामिल होगा, सोनभद्र का क्षेत्र शामिल होगा। इन क्षेत्रों की मृदाओं को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पठारी भाग की मृदा समूह, ठीक।
अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से है लाल मृदा। कई बार पूछ चुका है, लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? झांसी और मिर्जापुर। झांसी, मिर्जापुर, थोड़ा बहुत सोनभद्र और चंदौली में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण हुआ है विंध्य क्रम की जो पहाड़ियों का निर्माण हुआ था, उसी के टूटन से इस मृदा का निर्माण हुआ, इसलिए उसे कहा जाता है लाल मृदा। ठीक है। उत्तर प्रदेश जो बुंदेलखंड की प्रमुख मृदाएं हैं, उसमें एक दो को और कभी कभी पूछ लेता है, जैसे है परवा मृदा। परवा मृदा, परवा मृदा कहाँ पाई जाती है? परवा मृदा कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं हमारे? जैसे हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, लेकिन मुख्य रूप से यही दोनों क्षेत्रों में, हमीरपुर और जालौन के क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं परवा मृदा। ठीक है। अगला है माड़ मृदा, इसे मार भी कहा जाता है, मार या मार मृदा। ये कहाँ पाई जाती है? ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। फिर अगला है भोंडा मृदा। भोंडा मृदा, भोंडा मृदा कहाँ पाई जाती है? विंध्य के क्षेत्र में, विंध्य के क्षेत्र में, विंध्य के क्षेत्र में। फिर एक शब्द यूज होता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन क्या है? मृदा का क्षरण होना, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में ये एक समस्या बन जाती है कभी कभी, तो इसलिए यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। परत अपरदन को कहा जाता है मृदा का मरना, या ये कहेंगे किसे मृदा की मौत के नाम से जाना जाता है। किसे मृदा की मौत के नाम से जाना जाता है, तो उसमें आंसर हो जाता है परत अपरदन। परत अपरदन। ये हो गया हमारा मृदा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब मृदा आ जाती है, मृदा पढ़ ली है हम लोग, ठीक, तो उसमें अब इम्पोर्टेंट चीज जाती है कृषि, क्योंकि मिट्टी से ही कृषि होगी ना, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो इसमें देखो तीन फैक्ट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा जाता है? उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा जाता है? कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा जाता है? उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा जाता है? 20। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा जाता है? क्षेत्रों में बांटा जाता है 20। ये तीनों फैक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? कितने हैं? 9। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? कितने हैं? 9। ठीक है। तीसरा फैक्ट जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह हैं? कितने हैं? 8। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह हैं? 8। तो ये तो देखो हो गया हमारे लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए।
क्यों? क्योंकि ये तीनों जब आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं बताया कि पढ़ा तो सब कुछ हमारा रहता है, पढ़े सब हम लोग रहते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि पता चल रहा है पूरा उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि परिस्थितिक क्षेत्र है, और हमने मार के आगे ऑप्शन ए वाला उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, 9 वाला मार दिए, या इसका उल्टे तरीके से पूछ दिया, पूछा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो हमने मृदा समूह वाला मार के चले आए, 9 की जगह 8 कर दिए ना। तो इसलिए हमें इस पर विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा कि हमसे गलती न होने पाए। जैसे कल मैं बताया था कि हम कहाँ पे गलती करते हैं कि वन्य जीव विहार की जगह पक्षी विहार, पक्षी विहार की जगह वन्य जीव विहार, हम जल्दी में होते हैं और उसको समझ नहीं पाते और हमसे फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है और हमने माराया उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह है ना। तो ये हमसे गलतियां होती हैं, इनको सुधारना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो ये हमारे मुख्य रूप से कुछ फैक्ट थे। फिर इसमें हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि, उत्तर प्रदेश में कृषि, उत्तर प्रदेश में कृषि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वही बेसिक रूप से पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, डिटेल में जाने का मतलब यही फिर बहुत बड़ा खींच सकता है, क्योंकि तो पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है ना। जो हमारे लिए जरूरी है हम वही पढ़ रहे हैं। देखो, जैसे तुम लोग पढ़ोगे, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इकोनॉमी में भी पढ़ोगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो किसी देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्यों? क्योंकि कृषि जो है वो एक तरफ तो खाद्यान्न उपलब्ध कराती है लोगों को ना, और दूसरी तरफ कच्चा माल उपलब्ध कराती है। एक तरफ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है और दूसरी तरफ कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कैसे? बड़ी जनसंख्या है मान लो किसी देश की, और अगर उसके सभी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध ना हो पाए तो वो देश सुरक्षित नहीं रह सकता ना। और अगर कृषि ना हो तो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि कच्चा माल उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए ये माना जाता है कि कृषि किसी देश की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 2-3 प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे एक तरफ तो खाद्यान्न उपलब्ध कराती है सभी को, दूसरी तरफ कच्चा माल उपलब्ध कराती है। ठीक, फिर तीसरी तरीके से कैसे प्रभावित करेगी? तीसरे तरीके से उद्योगों को बढ़ावा देने में भी मदद करती है। क्यों? क्योंकि जैसे कृषि जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे ट्रैक्टर चाहिए और मशीनें चाहिए ना। तो जब कृषि में इन वस्तुओं की डिमांड होगी तो उन क्षेत्रों का भी विकास होगा। तो माना जाता है कि कृषि किसी देश के या किसी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो एग्रीकल्चर का और भी रोल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भारत को माना जाता है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 68% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में है ना, या प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। यहाँ गंगा का दोआब क्षेत्र है जो माना जाता है कि बहुत उपजाऊ प्रदेश है ना। तो इसलिए हमारे लिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखा जाता है अक्सर कि कृषि क्षेत्र से अच्छे खासे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक, तो जैसे अब थोड़ा सा बहुत कहानी बता दूं मैं कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत में कृषि की स्थिति बड़ी दयनीय अवस्था में थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसका मुख्य मकसद क्या था? भारत के किसानों से टैक्स वसूलना। जब टैक्स वसूलेंगे तो भारत के किसानों का शोषण होगा। जब भारत के किसानों का शोषण होगा तो सही से उपजाऊपन नहीं, वो सही से कृषि क्षेत्र में मन नहीं लगाएंगे और सही से उत्पादन भी नहीं होगा ना। तो जैसे तुम लोग इतिहास में पढ़ चुके हो कि जमींदारी प्रथा किसने शुरू की थी, महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी ना, ये सारी चीज़ें तो पढ़ चुके हो। तो तुम लोग देखोगे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने 2-3 प्रकार की समस्याएं बहुत जटिल थी। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के सामने जटिल समस्याएं थी। जटिल समस्याओं में क्या था? पहली समस्या ये थी कि भारत जब अंग्रेजों के हाथ से छूटा तो उसके पास संसाधनों का अभाव था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से लूट लिया था ना। तो अब इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए?
फिर तुम लोग देखते हो कि दूसरी समस्या क्या आती है कि भारत का विभाजन उसी समय हो जाता है। भारत की जो विभाजन हुआ उस समय विभाजन से लाखों लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, उसके कारण एक नई समस्या पैदा हो गई थी ना। तो भारत के लिए समस्या थी कि किस प्रकार से एक नए देश को आगे बढ़ाया जाए। तो तुम लोग देखते हो कि भारत सरकार, भारत जैसे ही आज़ाद हुआ उसने नियोजन के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की परिकल्पना को साकार किया और पंचवर्षीय योजना, फिर योजना आयोग, वो सारी चीज़ें तुम लोग पढ़ चुके हो। उसके माध्यम से देश के विकास में आगे बढ़ा ना। लेकिन फिर तुम लोग और थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाओगे, जैसे देखोगे पहली पंचवर्षीय योजना में प्रमुख उद्देश्य क्या रखा गया था? कृषि ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता ना। लेकिन देखोगे कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो जाता है, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, और 1966 के बाद से भारत में बहुत तगड़ा सूखा पड़ जाता है ना। वही मतलब उसी के दौरान सूखा पड़ जाता है। तो भारत के सामने खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया तो भारत ने क्या किया? अमेरिका से गेहूं का आयात किया। एक समझौता हुआ था PL 480, अमेरिका और इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था PL 480, ठीक। उस समझौते से वो दूसरी चीज़ है, अभी बता रहा हूँ। यही तो है, पहले कहानी में किस लिए बता रहा हूँ? ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए ना। तो PL 480 तय समझौता हुआ। भारत ने क्या, अमेरिका ने क्या किया? जितना खराब गेहूं था भारत भेज दिया, वहाँ का जितना भी खराब गेहूं था भारत भेज दिया, और भारत के ऊपर दबाव भी बनाने लगा। जैसे तुम लोग देखोगे भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो अमेरिका उस समय किसका साथ दे रहा था? पाकिस्तान का साथ दे रहा था, ठीक। उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि भारत वो हमारे ऊपर दबाव बनाना चाह रहा था कि हम तो इन्हें खाद्यान्न दे रहे हैं ना। तो जब अगर किसी देश में खाद्यान्न नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, जाहिर सी बात है कि हम किसी के दबाव में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई खाद्यान्न नहीं देगा तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे सामने समस्या है। तो भारत सरकार ने उसी समय एक हरित क्रांति की परिकल्पना की थी। भारत ने क्या, विश्व का एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तुमने हरित क्रांति का जनक पढ़ा होगा। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। उसने विश्व में HYV नामक बीजों का आविष्कार किया। इनका फुल फॉर्म क्या है? हाई एंडिंग वैरायटी, ठीक। तो इस तरह के बीजों का आविष्कार किया। तो अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो भारत में पढ़ना चाहिए था, भारत के इतिहास में पढ़ना चाहिए था, या भारत की जब इकोनॉमी पढ़ते तब पढ़ते, भारत की ज्योग्राफी पढ़ते तब पढ़ते। लेकिन हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई थी? 1966 और 67 में। 1966-67 में जब हरित क्रांति शुरू हुई तो उसमें 2-3 फैक्ट हमें याद होने चाहिए एकदम से कि भारत में विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब HYV बीज आए भारत में तो उसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया या उसका प्रयोग किया गया। जैसे हमारे कुछ पश्चिम क्षेत्र के जो जिले थे वहाँ पर, जैसे आगरा, मेरठ, अलीगढ़, इन क्षेत्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हरित क्रांति के बीजों का एक प्रकार से प्रयोग किया गया, और यह प्रयोग सफल हुआ। जब प्रयोग सफल हुआ तो ये माना गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की अपार संभावनाएं हैं, और फिर वहीं से शुरुआत होती है हरित क्रांति की भारत में। और जो खाद्यान्न का संकट था हमारा, वो धीरे धीरे दूर होता गया, और आज हम विश्व में खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गए। उसका सबसे बड़ा रीजन था हरित क्रांति। तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक। उत्तर प्रदेश में और हम कृषि की बात करें, कृषि क्षेत्र में सुधार हुए। जैसे ही आज़ादी मिली हमें, वैसे हम देखते हैं कि भारत सरकार ने सबसे पहले कृषि क्षेत्र में भी सुधार किया था। कृषि क्षेत्र में सुधार कैसे किया? जैसे जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, चकबंदी करवाई,
ना, ये सारे प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर कार्य करना शुरू किया और चकबंदी 1954 में चकबंदी योजना ले आई। जमींदारी प्रथा 1950 में समाप्त कर दी गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ना। तो ये सारे क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया, या चकबंदी प्रथा चकबंदी कब लॉन्च की गई, चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई ना। तो ये सारे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज़ादी के साथ ही प्रारंभ कर दिया था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो देखो फैक्ट पे आते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक, उत्तर क्वेश्चन में जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि कुल जनसंख्या का कितने परसेंट या कितनी कार्यशील जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। कितनी परसेंट? 59%। 59% हमारे प्रदेश में कृषि क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या है। 59% कृषि क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी और पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश में भूमि जोत का औसत आकार कितना है। भूमि जोत का औसत आकार कितना है। एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, विस्तार से डिटेल में पढ़ते हैं, भूमि का विभाजन एवं उपखंडन। भूमि का विभाजन एवं उपखंडन। जैसे मान लो हम लोग देखते हैं कि कृषि जोत क्या होती है। कृषि जोत का मतलब जो खेतों का आकार है वही कृषि जोत है। उसका औसत आकार क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। उसके कारण क्या है, कारण हमारे यहाँ जो भूमि धीरे धीरे भूमि का खंडन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, उसका कारण क्या है, पैतृक व्यवस्था। जैसे किसी के 4 बच्चे हैं तो उसकी जमीन 4 बच्चों में बढ़ जाती है। जब 4 बढ़ जाएगी तो जो बड़ी भूमि थी वो छोटी हो जाएगी। फिर चारों के अगर 2-2 बच्चे हुए तो फिर बढ़ जाएगी तो और छोटी हो जाएगी ना। तो निरंतर हमारे प्रदेश या देश में भूमि का अपखंडन एवं विभाजन के कारण कृषि जोत के आकार में कमी आ रही है। ठीक, कृषि जोत को हम के आधार पर हम किसानों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे सीमांत किसान, लघु किसान, बृहद किसान या बड़े किसान। सीमांत किसान किसे कहेंगे, लघु किसान किसे कहेंगे, मध्यम किसान किसे कहेंगे और बड़े किसान। तो सबसे जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, सीमांत किसान किसे कहा जाता है। सीमांत किसान, सीमांत कृषक किसे कहते हैं। सीमांत कृषक किसे कहते हैं। कौन होते हैं ये, जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर भूमि होती है, उन्हीं को कहा जाता है सीमांत कृषक, मतलब सबसे छोटे किसान। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, भारत में औसत जोत का आकार कितना है। ये भारत से संबंधित क्वेश्चन हो गया। भारत का औसत जोत कितना है, तो वो है 1.15 हेक्टेयर। जो औसत है भारत का वो कितना है, 1.15। और जो उत्तर प्रदेश का है ये, अब उत्तर प्रदेश के लिए भी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना है। उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना है। उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना है, 0.73 हेक्टेयर। मतलब हमारे यहाँ सीमांत कृषकों की संख्या अधिक है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन और पूछे भी गए हैं, भविष्य में पूछे जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु प्रदेश हैं। मैं क्वेश्चन अभी बता चुका पीछे। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, 9। ये फैक्ट नोट करते जाओ। फिर एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अफीम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री किस जिले में है। उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री किस जिले में है, गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री किस जिले में है,
अफीम फैक्ट्री किस जिले में है? गाजीपुर। ये हमें फैक्ट याद होने चाहिए। फिर एक क्वेश्चन और पूछा कई बार, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पास किया गया था? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पास किया गया था? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पास किया गया था? 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पास किया गया था? 1950 में। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई? 1954 में। फिर उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1992 में। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई? 1992 में। ठीक है। फिर अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? किसान KCC कह सकते हो इसे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1998-99 में। 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। एक फैक्ट और है, उत्तर प्रदेश बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 2002 में। 2002 में। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो खेती या कृषि क्षेत्र कृषि होती है उसको मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। मतलब जो कृषि है उसको मुख्य रूप से हम 3 भागों में या 3 फसलों के आधार पर उसका विभाजन करते हैं। 3 फसलों के आधार पर विभाजन करते हैं। 3 फसलें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है रबी, दूसरा होता है खरीफ, तीसरी होती है जायद। चल नहीं रहा सही। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद। ठीक। ये फसलों का पैटर्न है, क्रॉप पैटर्न इसे बोला जाता है, क्रॉप पैटर्न। ठीक है। 3 फसलें 3 मौसमों के आधार पर उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 फसलें उगाई जाती हैं। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद। रबी किन किन महीनों के बीच मानी जाती है? अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई होती है फसलों की। ठीक है। तो अक्टूबर से मार्च, इसका समय पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या है? अक्टूबर से मार्च। दूसरा क्या है? खरीफ। खरीफ को कब से कब माना जाता है? जून जुलाई से कब तक? सितंबर अक्टूबर तक। तीसरा जायद, मार्च से जून तक। जायद मार्च से जून तक। अब देखो ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए? रबी में कौन कौन सी फसलें आएंगी, खरीफ में कौन कौन सी आएंगी और जायद में कौन कौन सी फसलें आएंगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। रबी में पूछ लेगा, कैसे पूछ लेगा? निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है, या पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सी फसल जायद की फसल
है, या पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की फसल है या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि रबी में क्या क्या आता है, खरीफ में क्या क्या आता है और जायद में कौन कौन सी फसलों को रखा जाता है। तो खरीफ में कौन कौन से, रबी में कौन कौन से रखते हैं हम लोग, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, तंबाकू और आलू। तो देखो गेहूँ, चना, मटर ये तो हम सब लोग कॉमन जानते हैं। थोड़ा सा हमें किस पे फोकस करना रहता है, तंबाकू और आलू में, ठीक। और थोड़ा सा सरसों में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि ये सरसों किसकी फसल है, रबी की, ठीक। फिर खरीफ में कौन कौन सी, चावल, ज्वार, बाजरा, कपास और मक्का। चावल, ज्वार, बाजरा, कपास और मक्का। चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का। सरसों और तिलहन तो हो तो गया रबी में, धान, तिली की बात तुम लोग कर रहे हो, तिली आएगी। हाँ तिल तो ये बुंदेलखंड के हो इसलिए जानते हो थोड़ा सा। सरसों रबी में, तिल यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगला है जायद। जायद में कौन कौन से, इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां, खरबूज, तरबूजा, ककड़ी ये सब सारी चीजें आती हैं, ठीक है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सब किसमें है, जायद। अब दूसरा क्वेश्चन जो किस तरह से बनता है, फसलों के उत्पादन में कौन सा राज्य, जैसे हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, फसलों में कौन सा राज्य किस फसल में प्रथम स्थान पर है, कौन सा राज्य किस फसल में दूसरे स्थान पर है ना। इस तरह से हम भारत के जब भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें पढ़ते हैं। दालें इसमें आएगी तुम्हारी खरीफ में, हाँ। तो जो अब हम लोग बेसिक रूप से देखना है कि उत्तर प्रदेश किन किन फसलों में अग्रणी स्थान रखता है, ठीक। वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश किन किन फसलों में प्रथम स्थान रखता है। तो उसको थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। फिर आलू उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, या इस तरह क्वेश्चन बना दे कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान किस प्रदेश का है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान किस प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। जैसे हम लोगों ने देखा गन्ना में पहला स्थान, गेहूं में पहला स्थान, दूध में पहला स्थान, कुल खाद्यान्न में पहला स्थान। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। गेहूं के उत्पादन पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लेकिन सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, दूसरा, ठीक है। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है, पहला। दाल के उत्पादन में, दलहन फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है, दलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है, दूसरा। दलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है, दूसरा। मोटे अनाज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है,
मोटे अनाजों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। मोटे अनाज जो पतले लोग खाते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, रागी ना, तो इनको कौन खाता था पहले? गरीब लोग। इसलिए मैं बोल दिया कि जो लोग पतले लोग खाते हैं, गरीब लोग खाते हैं। लेकिन अब गरीब नहीं खाते, अब इसको अमीर लोग खाते हैं। अब जमाना बदल गया। पहले लोग खाते थे गरीब, लेकिन अब तो तुम लोग देखोगे कि मिक्स आटा बहुत महंगा मिल रहा है बाबा रामदेव वाला, या और ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे आज तुम चले जाओ, उसमें मिक्स करा के लोग पसंद करते हैं। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से बचा जा सके। ठीक है, मोटा अनाज समझ में आ गया। फिर अब जौ के उत्पादन में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? पहला स्थान। ठीक, फिर अब जिला वाइज भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेहूं के उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं ना? गेहूं के उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? मैं जिलों की बात कर रहा हूँ। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले अग्रणी राज्य की श्रेणी में आते हैं? तो कौन से राज्य आएंगे? मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर। मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले अग्रणी हैं? मुख्य रूप से पूर्वांचल के जिले, इसमें गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, इस क्षेत्र में धान ज्यादा होता है। बांदा आता है लेकिन उतना नहीं है जितना वहाँ पे। अब थोड़ा थोड़ा देखो, जैसे जैसे समय बीत रहा है तो अब तो धान अपने महोबा में भी हो सकता है होने लगा हो ना। पहले ही नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी ना। फिर गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? मुजफ्फरनगर, बिजनौर। आलू के उत्पादन में अग्रणी जिला आगरा। आलू के उत्पादन में अग्रणी जिला आगरा। आम के उत्पादन में अग्रणी जिला लखनऊ, सहारनपुर। तो ये सारे फैक्ट तुम लोगों को पता होने चाहिए, और ये हर साल चेंज भी होते रहते हैं। ये भी तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये फैक्ट हर साल चेंज होंगे। तो इसलिए जब भी एग्जाम हमें नया देना है तो हमें नए डाटा भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये नहीं कि हम ये पुरानी चीज़ें ही पढ़ते रहें, इसको हर साल हमें रिवाइज करना है कि इसमें क्या चेंजेज आया है। ठीक, क्योंकि उत्पादन की बात है, हो सकता है कहीं वर्षा ज़्यादा हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, या कहीं सूखा पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हर साल आर्थिक समीक्षा में, जब भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा आती है उसमें भी आता है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा जब आती है उसमें भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि क्या चेंज हुआ। ये पढ़ने का मतलब ये है कि इसमें हमें करंट पे भी ध्यान रखना है कि क्या चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं वन संपदा। उत्तर प्रदेश में वन संपदा, वन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो, उत्तर प्रदेश में वन नीति की घोषणा 1992 में ही हो गई थी, लेकिन हालिया में कुछ नीतियाँ आई हैं। जैसे 1998 में एक वन नीति आई, फिर इस समय 2017 में एक नई वन नीति आई है। 2017 में एक नई वन नीति आई। जिस तरह से कृषि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से हमारे जंगल भी हमारे लिए, पेड़ पौधे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए जैसे कृषि के लिए सरकार ध्यान देती है, उसी तरह वन या जंगलों के लिए भी ध्यान देती है। तो
क्यों? क्योंकि कल जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो मनुष्य को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए माना जाता है कि विकास को, अगर जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसको सही से बनाए रखना है और उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसके लिए जरूरी है कि वनों पर ध्यान दिया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। ठीक, तो हमारे भारत सरकार भी राष्ट्रीय वन नीति लाई थी 1998। राष्ट्रीय वन नीति लाई थी 1998 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य वन नीति घोषित की थी 1998 में। उस वन नीति के अनुसार उसमें ये जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसमें ये माना गया था कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 भाग वनों से ढका होना चाहिए। मतलब अच्छे पर्यावरण के लिए जरूरी है कि देश का 1/3 लगभग 33% भूभाग वनों से ढका होना चाहिए। ठीक है, 33% भाग वनों से ढका होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से एक मैदानी क्षेत्र वाला जिला है, इसलिए हमारे प्रदेश में इस नीति को फुलफिल कर पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। अभी 2017 की जो वन नीति आई है उत्तर प्रदेश सरकार की, नई वन नीति कब आई उत्तर प्रदेश की? अभी एक नया क्वेश्चन है 2017 में। ठीक है, नई वन नीति कब आई उत्तर प्रदेश की? 2017 में। उस वन नीति का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 15% वनाच्छादित होना चाहिए। इस नीति में क्या घोषित किया गया है? भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 15% क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए। अभी है कितना? लगभग 9.18, या इस तरह लिख सकते हैं, जो भारत 18वीं भारत राज्य वन रिपोर्ट, 18वीं भारत राज्य वन रिपोर्ट, इसे कहा जाता है ISFR, चलिए नहीं रहा, ISFR 2023 में एक रिपोर्ट जारी की है। ISFR ये रिपोर्ट कब आई है? 2023 में। इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वनों से भी उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। भारत या इंडिया स्टेट वन रिपोर्ट, भारत राज्य वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट कर सकते हो, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, ये कौन सी जनगणना है? कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं। कौन सी है? 18वीं। ये भी एक नया क्वेश्चन बन गया कि ISFR जो 2023 में आई वो कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या बताती है? ये रिपोर्ट क्या बताती है? पूरे देश के सभी राज्यों के बारे में बताती है कि किन राज्यों में कितने % वनाच्छादन है, जंगल है, या सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है जहाँ जंगल है, या सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है ना। तो इस तरह इस रिपोर्ट के बारे से हमें सारी जानकारी मिलती है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी इसी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कितने % वनाच्छादन है। ठीक, तो जो ये रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश का जो डेटा है वो है, जैसे कि भारत वन आच्छादन, फॉरेस्ट कवर होता है और एक होता है ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर का मतलब जो घने जंगलों वाला क्षेत्र, ठीक। ट्री कवर का मतलब पेड़, जो पेड़ लगे हुए, वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक। तो दोनों का अलग अलग डेटा जारी करती है रिपोर्ट में, किया जाता है कि जैसे फॉरेस्ट कवर कितना % है और फॉरेस्ट और ट्री कवर को मिलाकर कितना % है। तो ये तीनों तरह से क्वेश्चन बनने का चांस हो जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितना % वन आच्छादन है, मतलब फॉरेस्ट कवर कितना % है। फॉरेस्ट कवर कितना % है? 6.84। फॉरेस्ट कवर कितना है? 6.84। ये क्या है?
फॉरेस्ट कवर, उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर कितने परसेंट है? 6.84%। और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कवर मिला दिया जाए तो कितने परसेंट है? 9.18%। वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर कितना है हमारे यहाँ? 9.18%। ठीक है। और पूरे देश में कितना है? पूरे देश में कितना है? 25.25%। तो मतलब कहने का कि उत्तर प्रदेश देश के एवरेज से बहुत पीछे है। हमारे यहाँ सिर्फ 9% है और पूरे देश में कितना है? औसत कितना है? लगभग 25 है। तो इसका मतलब हम अभी बहुत पीछे हैं वन और वृक्ष के मामले में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। करंट की चीज़ भी है, करंट से भी पूछ लेता है। करंट ही एक प्रकार का है, जैसे कि अब मान लो कोई पेपर होना होगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। खास तौर पर हमें ध्यान रखना होता है कि जब इस तरह की कोई रिपोर्ट आए तो हम उसको पढ़ें, ताकि कोई नया डेटा आता है तो हम उसको आसानी से कर ले जाएं। ठीक है। अब इसमें एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इसमें कई तरीके का क्वेश्चन बना देगा। जैसे जब ये वाली रिपोर्ट आएगी तो पूरे भारत के संदर्भ में आएगी। क्या पूछेगा? पूछेगा भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वह कौन सा राज्य है जहां पर वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर मौजूद है? MP ना। फिर पूछ लेगा परसेंटेज, कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सबसे अधिक परसेंटेज में पहले स्थान पर है वन या वृक्ष में। तो कहने का मतलब क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं। उसी तरह जब हम उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या पूछेगा? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? सोनभद्र। दूसरा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। तीसरा कौन सा है? मिर्जापुर। तो ये सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र हैं। ये देखो, इसलिए हम बता रहा हूँ कि जब नई रिपोर्ट आएगी तो हमें नया पढ़ना पड़ेगा डाटा। क्यों? क्योंकि चेंज होता रहता है, ये चीज़ें हमेशा चेंज होती रहेंगी, इसलिए हमें हमेशा ये सारी चीज़ें नई ही पढ़नी पड़ती हैं। फिर सबसे कम वनाच्छादन वाला जिला कौन सा है? भदोही। सबसे कम वनाच्छादन वाला जिला कौन सा है? भदोही, जिसे संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर गाजीपुर। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो वन से संबंधित है। अब हमारे लिए बचता है खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन ना। जैसे हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या पूछता है? तांबे के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? सोने के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? लोहे के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसी तरह हमें उत्तर प्रदेश के खनिज के संबंध में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि खनिज जो है वो हमारे प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए खनिज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कौन सा खनिज किस प्रदेश में पाया जाता है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आता है। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। 1974 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? दूसरा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई?
कब घोषित की गई थी? 1998 में, 1998 में। और इस फिर से नई खनिज नीति उत्तर प्रदेश, देखो अब करंट से क्वेश्चन कैसे बनाएगा। उत्तर प्रदेश की नई खनिज नीति कब घोषित की गई? उत्तर प्रदेश की नई खनिज नीति कब घोषित की गई? 2017 में। खनिज नीति कब घोषित की गई उत्तर प्रदेश में? नई 2017 में। ठीक है। 1998 की जो खनिज नीति थी उसी में उत्तर प्रदेश सरकार ने खनिजों को उद्योग का दर्जा दे दिया था। खनिज को उद्योग का दर्जा दे दिया था। ठीक। अब हमें जानना जरूरी है कि प्रदेश में कौन कौन से खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से हमारे 10 से 12 जिले हैं, कहीं 10 तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, कहीं 12, लेकिन मुख्य रूप से 10 जिले ही हैं। 12 जिले मान सकते, 12 जिले भी कह सकते हो, 10 जिले, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 10 जिले हैं। ठीक है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पर खनिज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र है। ठीक। इसके कुछ क्षेत्रों में ही खनिज की संभावनाएं हैं। जैसे तुम्हारा विंध्य क्षेत्र में, विंध्य की या जो हमारे पढ़े थे ना हम लोग, तीसरा वाला पार्ट है, उसमें मुख्य रूप से खनिज की संभावना है। इसलिए माना जाता है उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम खनिज वाला देश है। खनिज बहुल प्रदेश नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये क्या है? खनिज बहुल प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है जहाँ पर खनिज पाया जाता है। मतलब ये एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है खनिज वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है। कुछ जिले हैं, 12 जिले, जहाँ पर खनिज की संभावनाएं हैं। उन जिलों में मैक्सिमम जिले हमारे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के हैं। 1-2 जिले हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो यहाँ तुम शुरू करोगे सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, फिर उसके बाद चित्रकूट, फिर उसके बाद बांदा, फिर उसके बाद महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर। यही बेल्ट है जो खनिज का उत्पादन करता है। ठीक। उत्तर बांदा में बहुत से खनिज हैं। हीरा कभी वहाँ पे देखा गया कि हीरा मिलने की संभावना है। और हाँ, और तुम्हारा महोबा में देखो कबरई ना। अभी जो तुम्हारा मुख्य रूप से जो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जिले हैं उनमें ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जिले ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक। अब तुम लोग उसको थोड़ा सा जान लो। जैसे चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में चूना पत्थर प्राप्त होता है? चूना पत्थर किस जिले में प्राप्त होता है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला प्राप्त होता है? कौन से जिले हैं? सिंगरौली, सोनभद्र में। सिंगरौली, सोनभद्र में कोयले की खदानें प्राप्त होती हैं। फिर अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट किस जिले में प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बॉक्साइट प्राप्त होता है? चंदौली में। बॉक्साइट कहाँ प्राप्त होता है? चंदौली में। डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट प्राप्त होता है? डोलोमाइट किस जिले में प्राप्त होता है? मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। फिर तांबा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा प्राप्त होता है? ललितपुर में। तांबा कहाँ प्राप्त होता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम प्राप्त होता है? कहाँ पे? ललितपुर में। संगमरमर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संगमरमर प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में संगमरमर प्राप्त होता है? सोनभद्र, मिर्जापुर। सोनभद्र, मिर्जापुर।
फिर जिप्सम, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जिप्सम प्राप्त होता है? जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैंडस्टोन प्राप्त होता है? सैंडस्टोन जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? मिर्जापुर में। सैंडस्टोन मिर्जापुर में। डायस्पोरा, डायस्पोर किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में। देखो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वही चीजें हमें पढ़नी रहती हैं, सारी चीजें नहीं पूछता। जैसे तांबा वाला इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम वाला इंपॉर्टेंट है, हाँ, डोलोमाइट वाला इंपॉर्टेंट है। कांच बालू, कांच बालू उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राप्त होती है? कांच बालू किस जिले में प्राप्त होती है? प्रयागराज में। क्या? प्रयागराज में। ये हो गए तुम्हारे कुछ प्रमुख खनिज।